बीसीसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का पार्ट 3 वीडियो लगता है, हाँ 3 वीडियो इसका कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 4 वीडियो पर हम लोग नहीं, पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मैं शायद पार्ट 1 वीडियो में हम लोग परिभाषा वगैरह आए थे, है ना। पार्ट 2 वीडियो में कल हमने देखा था। पार्ट 3 वीडियो आज है, ठीक है, सॉरी, पार्ट 3 वीडियो है, लिख देते हैं वहाँ पे। आज जो है पार्ट 3 है वीडियो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने उसमें उधर अवधारणा वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। निवल आय भी कल बता दिए थे कि भारत द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय के अंतर को निवल आय कहते हैं। आज हम लोग को जानना है भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे, गैर निवासी कौन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। देखिए सिंपल है, भारत के सामान्य निवासी वह होंगे जो उस क्षेत्र में काम करते होंगे, जो उसके अंतर्गत होंगे। भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे? जिनका आर्थिक रुचि देश में क्या हो, केंद्रित हो, वहीं पर हो। ठीक है, जैसे हम लोग यदि काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर नेशनल इनकम के भी से आएंगे, है ना। अब एक प्रश्न यहाँ पर रहता है, सर कि भारत का राजदूत यदि विदेश में रहता है तो उसका इनकम क्या होगा, विदेशियों का भारत में क्या होगा। तो भारत का यदि कोई व्यक्ति विदेश में है तो वहाँ पर भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, विदेश में रहेगा तो, ठीक है। लेकिन विदेश का यदि कोई भारत में यदि राजदूत है तो उसको सामान्य निवासी में नहीं माना जाएगा, ठीक ना। दूसरा चीज़, गैर निवासी कौन कौन होगा ये समझ लीजिए आप। गैर निवासी जैसे मान लीजिए कि कोई मनोरंजन के दृष्टिकोण से हमारे भारत में विदेशी आया है, विदेशी जो है मनोरंजन घूमने के लिए आया है, अपना छुट्टी बिताने के लिए आया है, या चिकित्सा के क्षेत्र से कोई आए हैं, या खेल कूद में आया है, या स्टडी के, जैसे कि यहाँ का कोई लड़का मान लो पढ़ने के लिए लंदन गया है, तो उसका राष्ट्रीय वो जो हमारा भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा, वो गैर निवासी के अंदर कहलाएगा। कॉन्फ्रेंस सॉरी जो विदेश से आए हैं, है ना, वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं तो भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। तो मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, खेलकूद, कॉन्फ्रेंस इत्यादि के लिए देश में यदि कोई विदेशी सैलानी आता है तो वो सामान्य निवासी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, गैर निवासी हो जाएगा। समझ लें। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई क्या है, कोई विदेशी जो है, ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपक्रमों के कर्मचारी हैं, है ना, वहाँ से कोई काम कर रहे हैं जो हमारे देश के अंदर नहीं है, और वो विदेशी को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं ला सकते हैं। हो गया, चलिए हो गया सर। तो सीधी सी बात याद रखिएगा कि सामान्य निवासी में वह आता है जो देश के अंदर आर्थिक रुचि जो है, उसकी आर्थिक रुचि देश में केंद्रित हो। राजदूत वाला कंडीशन याद रखिएगा, पदाधिकारी जो प्रशासनिक पदाधिकारी में है, कि यदि भारत का कोई यदि बाहर में है तो वो नेशनल इनकम वो जो हमारा है सामान्य निवासी होगा। लेकिन विदेश वाला हमारे यदि कोई भारत में यदि राजदूत है तो वो सामान्य निवासी हमारा यहाँ भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा। हो गया, चलिए हो गया सर। और गैर निवासी में कौन होगा, तो मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, खेलकूद, कॉन्फ्रेंस इत्यादि के लिए देश में, हमारे देश में कोई विदेशी यदि सैलाने आए हैं तो वो गैर निवासी में होंगे, या कोई कर्मचारी वगैरह होंगे जो हमारे देश के अंदर नहीं है तो भी हमारा क्या होगा, वो गैर निवासी में होगा। तो ये हमारा सामान्य निवासी और गैर निवासी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए आज यदि क्लियर हो जाता है इकोनॉमिक्स तो नेशनल इनकम तो बहुत अच्छा बात है। नहीं हुआ तो एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी हमारे पास कलेक्शन है। ठीक है, चलिए अब हमको एक चीज़ जानना है इसमें क्या, तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय, जो कहिए, व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय, ठीक है। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे कि पर्सनल इनकम हुआ जो हमारे परिवार के स्रोतों से प्राप्त आय है, वही कहलाएगा व्यक्तिगत आय, है ना। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, व्यक्तिगत आय परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का जोड़ है। यह परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का जोड़ है। मतलब क्या हुआ सर, समझाते हैं आपको। देखिए कहने का अर्थ हुआ कि मान लिया जाए एक परिवार में 4 सदस्य हैं,
4 सदस्य में कोई अलग अलग क्षेत्र में हमारा इनकम कमा रहा है, तो उसका पर्सनल इनकम क्या होगा, परिवार के जो भी सोर्स हैं अलग अलग क्षेत्र से जो भी हमारा उसका चालू आय है, जो हमारा कैश आ रहा है, जो हमारा इनकम है, वही कहलाता है। उसी सबको यदि हम ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम कहलाएगा। तो याद रखिएगा पर्सनल इनकम क्या होता है, तो पर्सनल इनकम होता है कि एक परिवार के अंतर्गत जो भी सदस्य हैं, विभिन्न विभिन्न सदस्य हैं, तो उनके द्वारा जो हमारा जो भी चालू हुआ है सभी का जोड़ जो होगा वही होगा क्या, हमारा पर्सनल इनकम। ये सब काम देता है, छोटा छोटा वर्ड है। अगला है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। हो गया ना ये, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय है ना, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, इसको कहेंगे डिस्पोजल पर्सनल इनकम। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें किसी एक व्यक्ति या परिवार के किसी विभिन्न वस्तुओं में, ध्यान दीजिए इसमें इसका परिभाषा क्या होगा समझिएगा। व्यक्तिगत आय क्या है, ये व्यक्तिगत आय ये क्या है, हाँ व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। व्यय मतलब खर्च। कहने का अर्थ हुआ कि मान लिया जाए कि हमारा कोई व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर क्या होगा कि आप पूरे परिवार में पहले देख लिए कि हमारा सभी परिवार के सदस्य का टोटल व्यक्तिगत आय कितना हुआ। अब आप क्या कीजिए, आप खर्च कितना करते हैं, है ना, खर्च कितना करते हैं उसको क्या करिए, या टैक्स वगैरह जो भी देते हैं जो भी है उसको उस खर्च नहीं, व्यक्तिगत कर टैक्स, ठीक है, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई हमारे एसपी हैं या कोई डीएसपी हैं, तो कोई आपके डॉक्टर हैं, तो कोई इधर हैं, तो कोई, तो सभी का जो हमारा इनकम टैक्स होगा, तो सभी के इनकम टैक्स को घटा दीजिए किस में, तो आपका जो टोटल आय हुआ। तो मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य में हमको 2 लाख इनकम है, 2 लाख इनकम है। अब 2 लाख में हम क्या कर रहे हैं कि उसका 10% क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपया हम टैक्स दे रहे हैं क्या, तो सभी का मिला करके जो हमारा टैक्स आया, तो जो हमारा व्यक्तिगत व्यय मतलब खर्च करके जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 18, जो भी बचेगा हमारा देख लेंगे, है ना, 1,80,000। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। कितना आपने कमाया में उसमें टैक्स को घटा दीजिए, तो बराबर क्या होगा, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर को क्या कर दीजिए, उसमें घटा दीजिए। ठीक है, अब एक परिवार में कितना सदस्य हुआ आप देखिए, या एक परिवार में कोई एक ही सदस्य है तो आपका ही टैक्स घटेगा, है ना, यही हुआ। चलिए, तो ये तो हम समझ गए सर। ये सब छोटा छोटा वर्ड आप लोग को जानना जरूरी है, बहुत काम देता है। अब हम लोग आते हैं अगला जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछता भी है, प्रति व्यक्ति आय। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई इसको कहते हैं, याद रखिएगा, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है, कोई भी देश में प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, उसका जो हमारा टोटल आय होता है उसी का जोड़ होता है प्रति व्यक्ति आय। अर्थात इसका हम इकोनॉमिक्स के मैथ के अनुसार परिभाषा दें तो क्या हो जाएगा कि कोई भी देश के कुल जनसंख्या में हमारा उसका कितना राष्ट्रीय आय है उसको हम भागा दे दें तो वही कहलाएगा क्या, प्रति व्यक्ति आय। अर्थात हम देखें तो हो जाएगा यहाँ से प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा ना, डेफिनेशन। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, कितना आपका, जैसे पर कैपिटा इनकम 2000 इस साल का कितना रहा, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले उसका नेशनल इनकम देखेंगे, राष्ट्रीय आय, अब बटा क्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। तो याद रखिएगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, उस वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, वही भागफल प्राप्त होगा पर कैपिटा इनकम। कभी कभी पूछता है कि सर पर कैपिटा इनकम जीडीपी पर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, जीडीपी पर उसका नेशनल इनकम क्या है उसको भागा दे दीजिए जनसंख्या से। सर जीएनपी पर क्या होगा, तो जो जिस पर आपको पूछ रहा है उस पर राष्ट्रीय आय आप निकाल लीजिए, है ना, ये हो गया प्रति व्यक्ति आय। चलिए ठीक है सर। अब हम लोग जानेंगे क्या, तो अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने का विधि क्या है।
राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। ठीक है, जो देखिए कॉन्सेप्चुअल होगा उसको हम डीप चलेंगे। इसका 3 विधि होता है, 3 विधि से मापा जाता है। पहला है आपका उत्पादन विधि, दूसरा है आपका आय विधि, और तीसरा है आपका व्यय विधि। तीनों विधि हम समझा देते हैं, ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस हम समझाते हैं। इसमें उत्पादन विधि में क्या हो जाएगा कि देखिए तीनों विधि पर कहीं ना कहीं कठिनाई फिर आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप किसी वस्तु का यदि आप उत्पादन करते हैं तो उसके उत्पादन में क्या खर्च हुआ, चूंकि हमको कौन सा मूल्य लेना है नेशनल इनकम में, अंतिम वस्तुओं का अंतिम मूल्य लेना है या सेवा का ना, लेकिन उसके मध्यवर्ती मूल्य को तो हम शामिल करते नहीं है, तो इसके कारण सही आकलन नहीं हो पाता है। किसी वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु में ज़्यादा खर्च होता है, किसी वस्तु में क्या होता है कम। तो उत्पादन विधि क्या मतलब हो गया कि वस्तु के उत्पादन करने में क्या आपका खर्च हुआ है उसके आधार पर आप उसका नेशनल इनकम निकालिए। दूसरा आय विधि क्या है कि आप उस वस्तु को उत्पादित करके अपने आपको कितना इनकम आया उसके मेथड पर निकालिए। अब व्यय विधि क्या है कि आपको उस पर कितना खर्च किए उसके विधि पर आप क्या करिए, राष्ट्रीय आय निकालिए, राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट किए। तो सीधा याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को मापने का कितना विधि है, 3 विधि। कौन कौन, उत्पादन विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि है। ठीक है, ये 3 चीज है। अब ये 3 चीज हम देख लिए। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, कि जो फैक्ट है वही फैक्ट रहेगा। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि इसको करंट को लेके चलिए, करंट इसमें आता ही है, और यही कारण बच्चे वो करंट बना नहीं पाते हैं। जैसे देखिए आपको हम इसके बाद एक लेसन चालू करने वाले हैं, क्या, आर्थिक विकास एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास एंड आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि एंड आर्थिक विकास, है ना। ये दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे, लेकिन क्या वहाँ पर है, वहाँ पर आपको सूचकांक पढ़ना, वो सूचकांक हर साल इकोनॉमिक्स का क्या हो जाता है, आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। लेकिन जब आप सूचकांक के बारे में समझ लीजिएगा, जैसे हम आपको बताते हैं कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आपको खुशहाली का सूचकांक, भूखमरी का सूचकांक, है ना, इन सब पर प्रश्न पूछता है, तो इन सब को आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़िए। जब जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स जैसे सब लोग पढ़ता है कि महीना का स्पीडी लिया, रट लिया और बनता नहीं, कहता है कि नहीं बना, वैसे नहीं होता करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना एक करंट होता है। पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में करंट अफेयर्स है, कैसे, तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जब भी आप मान लिया जाए नागरिकता पढ़ रहे हैं तो नागरिकता में हमारा जब सिटीजनशिप पढ़िएगा तो सिटीजनशिप में आपको वहाँ पर एक चीज़ नया जोड़ देना होगा। क्या, तो जोड़ देना होगा कि अभी हम लोग को क्या है, नागरिकता इधर मिला है, नागरिकता इधर क्या है, प्रवासी कौन होगा, नहीं होगा, तो हर एक चीज़ का करंट होता है। इकोनॉमिक्स में तो सबसे ज़्यादा करंट होता है। तो इकोनॉमिक्स में भी आप लोग जब भी उस चीज़ को पढ़ें, कोई लेसन यदि पढ़ें, आप मान लो नेशनल इनकम ही पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम में हाल फिलहाल में क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, ये चीज़ें पढ़ना होगा। प्रश्न यहीं से रहता है सर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये तो आपका बेस है, आधार है कि इकोनॉमिक्स को मजबूत बनाया जाए। लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रश्न जो पूछता है आपको करंट को क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो अब हम लोग को मेन चीज़ पढ़ना है जो कि बहुत कम बुक में ही मिलते हैं या मिलते भी हैं, जो भी है, क्या कि राष्ट्रीय आय के मापने का जो विधि है एवं आधार वर्ष में कुछ बदलाव किया गया है ना। इससे प्रश्न आपका देखा गया है प्रश्न में, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन। इसको लिखिए जल्दी से फास्ट। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन। ठीक है, जीडीपी यहीं से आ जाता है, 2018 में लाया गया, 17 के 16 18 में लाया गया था। इसको मिटा देते हैं सर, हम टॉपिक लिखते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किए गए, सीधा लिखते हैं, सीधा क्या पूरा अच्छा से लिख देते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन, टॉपिक का नाम है, किए गए परिवर्तन। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बताया था 1951 में हेडक्वार्टर दिल्ली है,
ठीक है। CSO ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, NI मतलब समझ आइएगा, नेशनल इनकम मापने के लिए आधार वर्ष 2004 से जो 5 का था उसको संशोधित करके 2004-5 का जो हमारा बेस ईयर था उसको संशोधित कर 2011-12 कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पहले जो हमारा क्या था, 2004 और 5 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा नेशनल इनकम को मापने का मेथड था, आधार वर्ष जो है, उसको CSO ने क्या किया, जनवरी 2015 में, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, जनवरी 2015 में इसको संशोधित करके 2011-12 कर दिया है। समझ रहे हैं ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जो NI नेशनल इनकम को जो मापने का आधार वर्ष 2004-5 चल रहा था उसको जो है संशोधित करके 11-12 वाला फाइनेंशियल ईयर को रखा है कि आप इसी मेथड से आप क्या करिए, अब नेशनल इनकम को मापिए। कब? तो जनवरी 2015 में। दूसरा इम्पोर्टेंट है, दूसरा क्या किया गया कि जनवरी 2015 तक तो हो गया, हम समझ गए। जनवरी 2015 के बाद आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है, हाँ GVA, ठीक है, के आधार पर मापा जाता था पहले। लेकिन 2015 के बाद जो है RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, देश में आर्थिक गतिविधियों के मापने हेतु उसने पुनः, पहले मापा जाता था उसी पर, लेकिन ये क्या किया RBI ने, फिर उसको उसी में ले आया, मतलब कि GVA पर ही मापा जाएगा। लेकिन फिर क्या किया गया, GVA के सकल मूल्य वर्धन के आधार पर पहले मापा जाता था जनवरी 2015 के बाद, लेकिन आपको RBI ने जो है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में इसको GVA को हटा करके वहाँ पर GDP को लाया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP को कब लाया, किसके स्थान पर लाया, ये याद रखिएगा। तो 2018 में लाया गया किसके द्वारा, RBI के द्वारा। किसके स्थान पर, तक GVA मतलब सकल मूल्य वर्धन के स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर लाया गया। उस समय कौन थे गवर्नर, और ये सब ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर, सकल मूल्य वर्धन के सकल मूल्य वर्धन को क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, GVA के आधार पर मापा जाता था 2015 के बाद, है ना। लेकिन 2018, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2018 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, समझ रहे हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड के स्थान पर GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस, ये तो अच्छा से पढ़े हैं ना हम लोग, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, है ना, GDP का उपयोग करने का निर्णय लिया, उपयोग करने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, फिर से आ जाइए। पहले तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो हमारा बेस ईयर 4-5 था उसको बदल करके 11-12 किया जनवरी 2015 में। दूसरा, जनवरी 2015 के बाद हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास को मापने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड को मापा जाता था उसके आधार पर। लेकिन 2018 से RBI ने क्या किया, उस ग्रॉस वैल्यू एडेड के स्थान पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लाया, है ना। याद रखिएगा, 2015 के बाद GVA के आधार पर नेशनल इनकम को मापा जाता था, लेकिन 2018 से RBI ने क्या किया, GVA के स्थान पर GDP को ले आया। GDP कब आया, 2018 में आया,
ठीक है, याद रखिएगा। कारण क्या था लाने का पूछेगा तो कारण था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड देश के अंदर ही नेशनल इनकम को ऐड करता था, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में जो भी हमारा वृद्धि या ह्रास होती थी सभी को मेजरमेंट ये करता था, जीडीपी। तो समझ गए ना, कारण यही था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको डाटा कलेक्शन करने में क्या होता था, कठिनाई होता था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक में जो हमारा प्राप्त जो अनुमान लगाए दादा भाई नेहरूजी, पीसी महालनोबिस, है ना, तो इन ये सब जो हैं, अच्छा एक क्या किन के अनुसार मापा गया था, है ना, मतलब उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य, लिख लीजिए। 2018 में जब हमारा हुआ था तो उस समय आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे वो कौन थे, बिरल आचार्य। हो गया क्लियर, बिरल आचार्य थे, है ना, बिरल आचार्य थे उस समय। हो गया, ठीक है सर, हो गया। तो हम कह रहे थे कि व्यक्ति या संस्था है तो किस वर्ष उनका कितना हमारा नेशनल इनकम रहा है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे दादा भाई नेहरूजी 1868 में वो लाए थे, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, तो उस समय उनका राष्ट्रीय आय कितना था प्रति वर्ष, तो प्रति व्यक्ति कितना था, तो 20 रुपया था। तो हम ऐसा करते हैं कि दिखा दें, नहीं दादा भाई नेहरूजी का बस याद रखिएगा 20 रुपया होता है उनका नेशनल इनकम था। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब 2 टॉपिक इसमें और आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट वही है, और हो सकता है कि नेशनल इनकम समाप्त हो जाए, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट है समय, 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अभी हम लिखेंगे, आपको लिखते जाना है, बस खाली लिखना है इसको, ठीक है। क्या है, तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें, सम आइटम्स फॉर क्या, सम आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली कौन कौन टर्म होगा, मतलब राष्ट्रीय आय में किसको किसको सम्मिलित करेंगे, राष्ट्रीय आय में किसको किसको सम्मिलित नहीं करेंगे। ये आपको प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन से संस्थान जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ठीक है सर। तो लिखिएगा, बस लिखना है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें, सम्मिलित की जाने वाली मदें, मदें मतलब हो गया टर्म आइटम्स, है ना, किसको किसको हम लोग सम्मिलित करेंगे। लिखा जाए, स्टार्ट करिए आप लोग भी। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसको करेंगे, तो अंतिम पहला चीज तो डेफिनेशन से आ जाते हैं, मतलब एक तरह समझिए कि हमारा ये रिवीजन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य रहेगा, उसी को करेंगे, बीच वाले मध्यस्थ मूल्य को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेरा है, दूसरा मेरा है वो है आपका मकान मालिक द्वारा, मकान मालिक, आप कहीं रूम वगैरह लेकर रहते हैं ना, मकान मालिक द्वारा स्व आवास हेतु, स्व आवास हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले मकान का आरोपित किराया, प्रयोग में लाए जाने वाले मकान का आरोपित किराया। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा है ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर्स समझते होंगे आप लोग, दलाल जिसको कहते हैं। ठीक है, चौथा है सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवा पर, डायरेक्ट लिखते हैं हम, निःशुल्क सेवा जो हम लोग को मिलता है उस पर भी नेशनल इनकम, उसमें भी नेशनल इनकम ऐड किया जाता है। अगला है सैनिक सुरक्षा पर, डायरेक्ट लिखते हैं, सैन्य सुरक्षा पर जो आपने क्या किया है, किया गया व्यय, सैन्य सुरक्षा पर किया गया व्यय, इसमें ये भी हमारा एग्जाम में पूछा हुआ था, ये नेशनल इनकम के अंतर्गत आता है।
अगला है हमारा कंपनी द्वारा दिया जाने वाला लाभांश। कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला लाभांश। ठीक है। अगला है संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता। सीधा लिखते हैं संसद का जो वेतन भत्ता है, शॉर्ट में लिखें। ठीक है। अगला है विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय। यही लिख देते हैं सातवां। विदेशी जो यहाँ पर आता है, विदेशियों द्वारा, विदेशी पर्यटकों द्वारा, पर्यटक लिख दें तो बेहतर होगा, घूमने में जो आता है तो वो हमारा भारत में जो व्यय करता है, भारत में किया जाने वाला व्यय, किया जाने वाला व्यय। ठीक है। चलिए एक और हम शामिल कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। मान लो कि हमारा SBI कहीं पर विदेश में है या यहाँ का कोई बैंक विदेश में है, तो वहाँ पर कितना लाभ आ रहा है उसका इनकम लिया जाएगा। ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से। अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। मकान मालिक यदि आपको किराया लेता है वो भी शामिल किया जाता है। ब्रोकर्स जो कमीशन लेता है वो भी किया जाता है। निःशुल्क सेवा, सैन्य सुरक्षा पर कंपनी द्वारा किया जाने वाला लाभांश, संसद वेतन भत्ता, विदेशी पर्यटक यदि आपको भारत में कोई खर्च करते हैं व्यय उस पर, विदेशी में यदि कोई भारतीय बैंक का कोई शाखा है उसमें हमारा लाभांश जो रहेगा वही वो सब आ जाएगा किसमें, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित आपका हो सकता है। तो सर कौन नहीं हो सकता है, मिटा दे। चलिए तो कौन शामिल नहीं होगा वो देख लेते हैं लोग। अगला जो मेरा इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय का कल वीडियो आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट आज तक राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस रहेंगे और संभावित प्रश्न भी रहेंगे। भारतीय आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली, यहाँ कर दीजिए आप लोग क्या, नहीं की जाने वाली मदें, है ना, आइटम्स। पहला क्या होगा, नई व पुरानी वस्तुएं। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। नई व पुरानी वस्तुएं जो उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं हुई हो, जो कि फाइनेंशियल ईयर में देखता है ना, जो उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं है। ठीक है। नया और पुराना वस्तु जो उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा चल रहा है, जिसमें नेशनल इनकम देख रहा है, मतलब 14 से 15, मान लो कि 19 से 20 देख रहा है, तो 19 से 20 में हमारा नई और पुरानी वस्तु जो मतलब 19 से 20 के दौरान वह वस्तु जो हमारा उत्पादित नहीं होगा वो नेशनल इनकम के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है विदेशों से प्राप्त उपहार। मान लीजिए कि विदेश से आपको क्या है, किसी प्रकार की उपहार मिलती है, जैसे नरेंद्र मोदी को इतना लाख मिला या गंगानी उधर गंगा में भी दिए थे, तो उस पर आपका कोई नेशनल इनकम का अधिकार नहीं है। तीसरा है वित्तीय सौदे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। वित्तीय सौदे है ना, शेयर वाला ही पूछा हुआ था। ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, मतलब आप शेयर बाजार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ये इस पर आपको जो है चाहिए शेयर बाजार ऋण पत्र जो है हमारा ये नियमित, ये क्या है, ये आपको इसमें सम्मिलित नहीं होगा। शेयर बाजार वाला बहुत पूछा हुआ था। ठीक है। अगला है पूंजीगत लाभ या हानि एवं नहीं, ये एक गृहस्थ परिवार द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल। देखिए ये है इम्पोर्टेंट, ये आपका किसी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। एक गृहस्थ परिवार द्वारा उत्पादित सब्जी फल, मान लिया जाए कि एक परिवार है, एक किसान उपजाएगा तो अलग बात है, गृहस्थ परिवार उपजा रहा है तो अलग बात है। फार्मर
यदि आपका काम कर रहा है तो उस पर नेशनल इनकम लग जाएगा, ठीक है। तो एक गृहस्थ परिवार द्वारा उत्पादित, क्या, एक गृहस्थ परिवार द्वारा, इसमें लिखिए अवकाश में, अवकाश माने छुट्टी, मान लो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग एक हुए और इस छुट्टी में जो है थोड़ा सा कुछ उपचार हैं, कुछ हम फल फूल सब्जी कर रहे हैं, तो उस पर आपका नेशनल इनकम का अधिकार नहीं है। अवकाश में अपने बगीचे में, अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियां, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे क्या कहता है, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, तो उसके बगीचे में बहुत सारे फल फूल सब्जियां रहता है, तो वो अपना छुट्टी में सब काम करता है, अवकाश याद रखिएगा, तो उस पर हमारा नेशनल इनकम नहीं रहता। लेकिन यदि उसको पैसा है, किसान लोग का क्या है, पैसा है, तब उस पर आपका नेशनल इनकम रखेगा, ठीक है। अगला है आपको एक, अच्छा, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां एवं अन्य उत्पाद, एक होटल द्वारा, मान लो कि होटल वाला है वो क्या कर रहा है, आपको सब्जी, एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां, मतलब कि वो सब्जियां खरीद रहा है, या होटल वाला कोई सामान वगैरह ले रहा है ना, सब्जियां एवं अन्य जो भी हमारा है अन्य उत्पाद, उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, लीजिए, भारत में यदि कोई विदेशी बैंक है, विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, यदि कोई विदेशी बैंक यहाँ पर है ना, बहुत सारा विदेशी बैंक यहाँ पर है, वो यदि आपका भारत में लाभ कमा रहा है तो उस पर नेशनल इनकम नहीं, उसका नेशनल इनकम नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको वहाँ देखिए बताए थे कि भारत के यदि कोई बैंक विदेश में है तब उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। ठीक है सर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए। हाँ, अगला हम लोग आते हैं 7 नंबर में। 7 में क्या है, 7 में है वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तु। मान लिया जाए कि आप देखेंगे कुछ देर इधर बहुत सारा वैज्ञानिक खोज होता है, उसमें बहुत लंबा लंबा खर्च भी होता है, लेकिन वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, ठीक है सर। चलिए बस, हाँ, हस्तांतरण भुगतान, ये समझिएगा इसको जरा सा, हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धा पेंशन, समझिए, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी, बेरोजगारी भत्ता है ना, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि, इन सब में हमको नेशनल इनकम नहीं जोड़ा जाता है। एक प्रश्न आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, थोड़ा सा घुमाव रहता है। एक होता है सेवानिवृत्त, देखिए हस्तांतरण भुगतान में वृद्धा पेंशन है, एक क्वेश्चन है कि वृद्धा पेंशन में वृद्धा पेंशन को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्त जो पेंशन है, मतलब कोई रिटायर्ड कर जाते हैं तो उसके पेंशन को किया जाता है। क्यों? क्योंकि वृद्धा पेंशन जो है ये आपका सेवानिवृत्त जो है वो क्या है, वो अर्जित लाभ का मिलता है, मतलब वो काफ़ी लंबे, वो एक फिक्स समय तक वो काम करते हैं तब उनका नेशनल इनकम में क्या आता है। लेकिन वृद्धा पेंशन जो है किसी एक फिक्स लाभ के लिए नहीं होता है, ये कोई व्यक्ति यदि बुजुर्ग हो जाते हैं तो आफ्टर एज के अनुसार मिलता है। तो सेवानिवृत्त वाले को हम लोग सम्मिलित करेंगे, लेकिन वृद्धा पेंशन में जो हमारा इनकम होता है, छात्रवृत्ति में या बेरोजगारी भत्ता में, ये सब शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आज राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट जो है आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग को यदि लग रहा है कि राष्ट्रीय आय में इसके अलावा भी कोई वीडियो यदि थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेज दीजिएगा। हम लोग अगले क्लास, अगला जो पार्ट, ये 4 था ना, एक पार्ट और लेंगे, पार्ट 5 नेशनल इनकम वीडियो में क्या करेंगे कि आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है वो हम लेते आएंगे। राष्ट्रीय आय के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, और जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर भी है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।